हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए, उसके सेट नंबर 2 को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट 1 कवर करा दिया था पूरे डिटेल में, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं फ्रेंड्स, तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनेंगे। इस तरह से क्या होगा, तो देखिए, इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट मृदा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इस मृदा में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज और मसालों की खेती की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, काली मृदा यानी कि काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। और ये कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी, ठीक है ना, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है इसमें से। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको कि नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहावा सेवा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी, तो देखिए, नेलांग घाटी जो है ना, यह आपका उत्तराखंड राज्य में है। यह भारत चीन सीमा के पास उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और यह गंगोत्री नेशनल पार्क का भी हिस्सा है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। अच्छा, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में भी है, ठीक है ना। और शांत घाटी तो आपको पता ही है, केरल में है। तो याद रखिएगा, नेलांग घाटी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। चलिए उसके बाद देखिए, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। अच्छा, यहाँ पर पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी, पंचनद देखिएगा, तो पंचनद में 5 नदियाँ शामिल हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और इनका संगम स्थान पंचनद कहलाता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, तो ब्यास राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रवाह केवल भारत में है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको सेट 1 पूरे डिटेल में कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ देखिए, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को अलग अलग कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी इनका बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। गोकक जलप्रपात ये घाट प्रभा नदी पर है, ये भी करेक्ट है। दुग्धधारा जलप्रपात जो है, ये मांडवी नदी पर नहीं है। दुग्धधारा जो है, दुग्धधारा ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। दुग्धधारा जो है, ये नर्मदा नदी पर है। साथ ही साथ देखिए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, कपिल धारा है, सहस्र धारा है, मानधाता है। तो ये सब भी याद रखिएगा, जो मैंने नाम बताया है ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, यहाँ पर देखिए दुग्धधारा जलप्रपात हो गया, कपिल धारा याद रखिएगा, सहस्त्र धारा याद रखिएगा, ये सब नर्मदा पर है। कुंचिकल बराही नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। बताइए, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है ना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, जा करके आप लोग जुड़ जाइए। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत
और अन्नपूर्णा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। और देखिए, बिटुमिनस कोयला में सल्फर की भी मात्रा होती है, सल्फर की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है, तो ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए, एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस किस्म में पाई जाती है, तो ये एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, और बिटुमिनस कोयला में सल्फर की मात्रा होती है, ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। अब यहाँ पर देखिए, किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है, तो ये आपका दुर्गापुर हो जाएगा। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है। अच्छा, भद्रावती कहाँ पर है? भद्रावती इस्पात कारखाना ये कर्नाटक में है, राउरकेला उड़ीसा में है, और भिलाई इस्पात कारखाना ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब देखिए, इनमें से पूछा गया है निम्न राज्यों में से। वैसे तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं तो केरला है। ठीक है, तो इसमें देखिए पश्चिम बंगाल दिया गया है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व दिल्ली का है, और सबसे कम अंडमान निकोबार का है। चलिए मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताते चलूँगा, बस आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। देखिए, सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक पलायन वेग तो ये बृहस्पति ग्रह का है। और देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य से सबसे पहले नंबर पर बुध आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आएगा। तो पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, यानी कि बृहस्पति 5वें नंबर पर है। फिर शनि आएगा, फिर आपका यूरेनस जिसको अरुण बोला जाता है, और फिर आखिरी में नेपच्यून यानी कि वरुण आता है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सबसे नज़दीक बुध हो गया और सबसे दूर नेपच्यून हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं सामुन। तो देखिए, सामुन जो है ना, सामुन आपको ध्यान रखना है, यह ईरान और इराक के कुर्दिस्तान में चलने वाली स्थानीय हवा है। ठीक है ना, तो यह आपका अरब क्षेत्र नहीं होगा। बाकी देखिए, सांता आना सही है, कैलिफोर्निया। ये हबूब जरूर याद रखिएगा, सूडान। बोरा, इटली। और साथ ही साथ आपने खमसिन भी पढ़ा होगा, बिहार दरोगा में पूछा गया है खमसिन कहाँ की स्थानीय हवा है, तो ये इजिप्ट की यानी कि मिस्र की है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामुन। उसके बाद एक सीमुम भी है, एक इसी तरह से मिलता जुलता नाम सीमुम भी है, सीमुम भी याद रखिएगा। सीमुम अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जिसे रेत की आंधी आती है और दृश्यता जो है, विजिबिलिटी, ये समाप्त हो जाती है। और एक सामल भी है, सामल। सामल जो है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इराक, ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म, शुष्क और रेतीली हवा है। ठीक है, तो मैंने सीमुम बता दिया, सामल बता दिया, और सामुन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर के मकर वृत्त गुजरती है, मकर रेखा। तो देखिए, मकर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मकर रेखा ये आपका 10 देश और 3 महादेश से गुजरती है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा 13 देश और ये भी 3 महादेश से होकर के गुजरती है। दोनों 3-3 महादेश से होकर के गुजरती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश है जिससे होकर के मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये एकमात्र देश है ब्राज़ील, जिससे मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मकर वृत्त होकर के गुजरती है किससे, तो फ्रेंड्स ये चिली, उसके बाद देखिए मोजाम्बिक, और फिर आपका यहाँ पर नामीबिया हो जाएगा।
तो राइट आंसर यहाँ पर 1, 2 और 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, और असत्य नहीं है, यानी कि इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। असत्य नहीं है यानी कि सही कौन सा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है ना, 356 में नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और राष्ट्रपति शासन जो है ये 356 में, उल्टा दे दिया गया है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो असत्य नहीं है यानी कि हमें सही बताना है। वित्तीय आपातकाल 360 में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति, देखिए राज्यसभा पूछा गया, गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। तो 1/10 आपने पढ़ा भी है, 1/10 भी याद रखिएगा, और इसमें 25 सदस्य भी याद रखिएगा राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए पूछेगा तो 55 सदस्य, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। पहला चैम्बर या चर्चित सभा, तो ये लोकसभा को कहा जाता है। ये निम्न सदन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में, तो ज्ञानेश कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाता है यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, बताइए निंदा प्रस्ताव तो केवल लोकसभा में। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। किसके पास है विघटन करने की शक्ति, तो राज्यपाल के पास। किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है, तो यह अनुच्छेद है 174 का 2। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये शपथ नहीं लेता है, मैं बार बार बताता हूँ, ये शपथ नहीं लेता है। देखिए लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, ये अपने में से ही किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो यहाँ पर देखिए शपथ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी। प्रारूप समिति, ठीक है, तो ये किया गया था कितने माह के अंदर, तो ये 6 माह के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। मूल अधिकारों का प्रस्ताव तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसड्यूसर है। कौन सा है, तो ये ट्रांसड्यूसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पर क्या होगा। देखिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसको आसानी से बदल दीजिएगा। देखिए C/5 F-32/9। अब यहाँ पर देखिए आप फ़ारेनहाइट 200 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करिए आप C/5 इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 32/9। अब आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, इस पर सेट करके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाला 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाया जाता है, तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। इस तरह का जब भी प्रश्न मिलेगा, जितना भी कुछ दिया गया है आप सबको ऊपर मल्टीप्लाई करते दीजिए। 100 वाट का 5 बल्ब, 5 20 घंटा, और जितना भी दिया गया मल्टीप्लाई करके 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, बच गया कितना, तो 1 गुना 5 गुना 2 यानी कि 10 यूनिट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए एमीटर विद्युत धारा मापता है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, और एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है। ठीक है, वायु की गति मापी जाती है। अल्टीमीटर है, एक है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से आपने पढ़ा होगा वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और देखिए टैकोमीटर जो है, टैकोमीटर यह आमतौर पर शाफ्ट या डिस्क की रोटेशन गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यही सही नहीं है। चलिए
पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीना क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स है, ये रंग इसका कैसा होता है, तो ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। चलिए सबको पढ़िए एक एक करके। देखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। और प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, तो ये रोमर ने मापा था प्रकाश की वेग। ठीक है, प्रकाश की वेग सबसे अधिक होता है। अच्छा, ध्वनि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव और फिर गैस में होता है। चलिए उसके बाद देखिए वे कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, यानी गैस द्रव में आए बिना सीधे ठोस में, तो ये डिपोजिशन हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि ठोस जो है सीधे द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। चलिए विद्युत अपघट्ट में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, विद्युत अपघट्ट पर, विद्युत अपघटन में, तो ये अपचयन की प्रक्रिया होती है कैथोड पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। अब देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, इसमें क्या किया गया है कि आपको याद होगा, मैं बताता हूँ। देखिए एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अष्टक का नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है किस तत्व तक ही लागू होता है, तो केवल कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, और न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है, ऑक्टेव लॉ है, इसमें उन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व का गुण समान होते हैं। ठीक है, और कैल्शियम के बाद ये वैलिड नहीं रहा था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान नहीं है। ठीक है ना, तो कहाँ तक ये सीमित है, तो ये कैल्शियम तक है। ये हो गया न्यूलैंड का। यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, अच्छा एक ट्रायड का नियम है, त्रिक का नियम, तो ये डोबेराइनर ने दिया था। किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, ध्यान रखिएगा। और अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। देखिए सजातीय श्रेणी, ठीक है ना, समजातीय श्रेणी के लिए कौन सा युग्म सही है, तो इसमें से देखिए CH3OH और C25OH। ठीक है, चलिए मेथेनॉल, एथेनॉल। चलिए उसके बाद सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका विन्यास लिखिएगा तो 2 8 1 हो जाएगा, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, इसमें से देखिए कार्बन का अपरूप होता है आपका हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन भी होता है, मीथेन नहीं होता। अच्छा मीथेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, तो इसमें से देखिए मोम ज्वाला करता है, पेट्रोल भी करता है, डीजल भी करता है, कोयला नहीं करता। कोयला का धीरे धीरे मंद दहन होता है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ट्रिप्सिन बदलता है। अब देखिए ट्रिप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, जिससे कि प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। ठीक है, यह अग्नाशय से स्रावित होता है, एक प्रकार का एंजाइम है, ये सब ध्यान रखिएगा। और ये प्रोटॉन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है। एओर्टिक वाल्व जो है ये निम्न में से क्या है, तो फ्रेंड्स ये आपका बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व है ये। ठीक है, माहवारी चक्र में पुट्टिका प्रावस्था कितने दिन की होती है, तो फ्रेंड्स ये 10 से 12 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटोलॉजी संबंधित है, हेपेटोलॉजी, तो ये यकृत का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। अच्छा रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रुधिर का जो अध्ययन है यानी कि रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन, ये हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, हेमेटोलॉजी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। देखिए एक वास्तविक फल जिसको कि सत्य फल बोला जाता है, निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। वास्तविक फल क्या होता है, सत्य फल आम होता है, मक्का, अंगूर, ये सब वास्तविक फल है। अच्छा आभासी फल में सेब, नाशपाती, ये सब आभासी फल होते हैं। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग की युग्मों का सही सुमेलित नहीं है, नहीं है। अदरक प्रकंद बिल्कुल है, नारियल भ्रूणपोष है, प्याज मांसल पर्ण है, आलू मूल नहीं है,
आलू तना है। ठीक है, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है, याद रखना है। 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल रहा था और इसमें पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत पूछा गया है कब हुई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था 2000 में। ठीक है ना, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कि टीपीडीएस बोला जाता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके देश के सबसे गरीब परिवारों को सस्ते अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होगा वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो गया। अच्छा, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था विकसित होगी वैसे वैसे जीडीपी में जो है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। चलिए उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसे तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित थी। तो यहाँ पर 1948 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए तो भूमि भी आवश्यक है, श्रम भी आवश्यक है, भौतिक पूंजी भी आवश्यक है। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको कि हम लोग एक्जिम बैंक बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं ना, इसकी स्थापना हुई थी कब, ये पूछा जा रहा है। तो एक्जिम बैंक की स्थापना जो हुई थी ना, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1 जनवरी 1982 को। ठीक है, 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव ये स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं। ध्यान रखना है, कल पूछा गया था कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो जीबी मावलंकर थे पहले अध्यक्ष और अनंत सैनम अयंगर ये पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, 21 जनवरी के दिन। देखिए 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद तो देखिए लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है जल्दी से बता दीजिए, कहाँ का है फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। तो ये जर्मनी का है। कहाँ का है, तो ये जर्मनी का है। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ का है, ये लुफ्थहांसा जर्मनी का है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो आपका ग्रैंड स्लैम होता है ना, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर महिला एकल पूछा। महिला एकल मेडिसन कीज ने जीता है और पुरुष एकल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीता है और यूएस ओपन भी जीता है। तो 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। बस एक विंबलडन पुरुष एकल जैनिक सिनर ने जीता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन, यूएस और फ्रेंच ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्लियर, तो ये कहानी हो गई। उसके बाद देखिए महिला एकल हो गया और पुरुष एकल हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन का। उसके बाद अब फ्रेंच ओपन आता है। तो पुरुष एकल मैंने बता दिया कार्लोस अल्कराज, महिला एकल फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ, किसने, कोको गॉफ ने जीता है फ्रेंच ओपन में, कोको गॉफ ने। फिर आता है विंबलडन। विंबलडन एक बदल जाता है, ये कार्लोस अल्कराज इसमें नहीं होगा, इसी में जैनिक सिनर होगा। ठीक है, और महिला ईगा स्वीटेक ने जीता है, ईगा स्वीटेक ने। और फिर यूएस ओपन आता है जिसको कार्लोस अल्कराज ने पुरुष वर्ग में जीता है और महिला एकल का खिताब आर्याना सबलंका ने जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया गया था। भारत इसमें विजेता रहा था, न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसका नवा संस्करण है, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, नहीं, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। तो यही कथन गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित
हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? देखिए भारत से पहले 3 देश ने किया था, अमेरिका, रसिया और चाइना ने। भारत चौथा देश बन गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश अपना प्यारा भारत बना है, जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला। देखिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो कम से कम 400, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, पहला है ये, इसीलिए भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है बताइएगा। तो देखिए भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की अनुमानित संख्या जो है ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये कितनी है, तो 6327 है। मतलब गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी में आपका कितना हो जाएगा, डॉल्फिन की संख्या 6327, जिसमें गंगा नदी में, मतलब कहने का मतलब है जो पहली नदी डॉल्फिन गणना की गई इसमें डॉल्फिन की संख्या 6327 है, जिसमें गंगा नदी में 6324 है और सिंधु नदी में केवल 3 डॉल्फिन है। तो यहीं जोड़िएगा तो 6327 हो जाएगा। और यह संख्या भारत के 8 राज्य और 28 नदियों में किया गया है यह सर्वेक्षण, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का 58वां बाघ रिजर्व किसको घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? बताइए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से, तो ये अयोध्या का राम मंदिर है। उसके बाद देखिए हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2015 में किया गया था स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किन की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बंडारू दत्तात्रेय की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये शिशिर सिन्हा है, जिनको कि राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिएगा हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये रितु बहारी को किया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। हाल ही में देखिए एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और MERCOSUR एक व्यापार समझौता है, इसको विस्तार देने की घोषणा किया है? तो ये भारत और किसके बीच? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहाँ पहुँचने की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? त्रिनिदाद और टोबैको आपको पता है वेस्ट इंडीज में पड़ता है ये, तो ये 180वीं जयंती, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा महिला शिक्षक दिवस, अच्छा महिला शिक्षक दिवस है ये, किस तिथि को मनाने की घोषणा किया गया है? तो दरअसल ये सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है उसी के अवसर पर मनाने की घोषणा 3 जनवरी के दिन किया गया है। चलिए उसके सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाई फुले जो ज्योतिबा फुले हैं इनकी धर्मपत्नी है। चलिए मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान संस्थान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये जो है आपको नाम याद रखना है इनका, द्रव रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकार निघंटु, याद रखिएगा द्रव रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकार निघंटु, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है, यह किस कला से बनी हुई है? तो ये ढोकरा कला है, ठीक है। अच्छा हाल ही में देखिए बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 100% साक्षरता बिहार सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार के दिन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
सार्थक खंड वाले शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? आज आपने पढ़ा होगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है ना। तो सार्थक खंड वाले शब्द जो है ये क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ये यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, यौगिक कहलाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर यौगिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यौगिक होते हैं और इन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है, ठीक है। और प्रत्येक खंड का अपना कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि पाठशाला, तो पाठशाला में क्या हो जाएगा? पाठ और शाला मतलब जहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई होता है। विद्यालय, विद्यालय, हिमालय, हिमआलय, देवालय, देवजोड़ालय, ठीक है। चलिए अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद बताएं। तो अंशु है माला जिसकी सूर्य यानी कि, और ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए खाली स्थान दिया गया, बदलते क्या बदलिएगा? घर बदलिएगा, बार बार देश बदलिएगा नहीं, दरोगा बन जाएगा तो आप घूस लेने लगिएगा, तो देश कैसे बदलिएगा आप लोग? करवटें बदलिए, ठीक है। चलिए आजकल हम लोग भी जाते हैं अपने थाना वगैरह पर, कोई काम वगैरह होता है तो वहाँ देखा जाता है कि जब पढ़ाई के क्रम में हम लोग होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हम बदल देंगे। अरे महाराज आप वहाँ जाइए, गरीबों की समस्या को तो कम से कम सुनिए। तो नहीं, लगता है कि भाई आते आते पता नहीं कौन सी दवा इनको दिया जाता है कि पूरे सिस्टम में ये घोल मिल जाते हैं। चलिए खैर छोड़िए। चलिए उसके बाद देखिए चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी को पहले ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा समय लेकर के पढ़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम। आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू, मी की जगह क्या है? हिम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ट्रांसलेट करना है इसको। दबे पाँव चलो, तो वॉक ऑन द ट्रीप टोस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये आपका पैसिव वॉइस है। समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाई समबडी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रधोत है, तो आपको याद होगा कि बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि बिंबिसार के राज्यवैद्य का नाम क्या है? तो जीवक नाम था। तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रधोत की सेवा के लिए भेजा था, जब प्रधोत को पीलिया रोग हो गया था, जॉन्टिस हो गया था, ठीक है। तो प्रधोत अवंती के राजा थे, ठीक है। और जीवक जो थे ना, बाद में इन्होंने इनको बुद्ध की सेवा के लिए भी नियुक्त किया गया था। ये बुद्ध के भी चिकित्सक बने थे। और उदयन हो जाएगा आपका वत्स का, प्रसेनजीत कौशल के और अजातशत्रु मगध के। तो यहाँ पर मिलाइएगा, राइट आंसर 3 2 4 1 होगा, 3 2 4 1, ठीक है। चलिए देखिएगा कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही आंसर आपको चुनना है। तो इंद्र जो थे ये झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। तो यहाँ पर देखिए पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों के लिए किया जाता था? तो ये मराठी में दरअसल पहले इसका प्रयोग होता था। तो मराठों का हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है फाजिल मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? बताइए। तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड वेलेस्ली था। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और यहाँ पर आपको उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो देखिए एक एक करके पढ़िए। पहला पढ़िए, क्या पूछा गया है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। बिल्कुल ऐसा इसने किया था और शेरे मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीपुर में हराया था, सही है। हैदर अली की मृत्यु 1783 नहीं, हैदर अली की मृत्यु जो है ये 1783 में नहीं हुई थी। आपको याद रखना है यही वाला कथन जो है ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी ये 1782 में हुई थी,
ठीक है ना, 1782 में हुई थी हैदर अली की मृत्यु। तो ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछा गया है कि आपको कौन सा कथन इसमें से सही है, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये आपका कौन सा अधिवेशन था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये इंडियन लिबरल फेडरेशन था। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो प्रार्थना समाज की सभी मांगे थी, इसमें से स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति, छुआछूत। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन सा देश नहीं था ये पूछा गया है, तो ये इटली हो जाएगा, ठीक है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? अच्छा, एक है गौरवशाली क्रांति, जिसको कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक। तो देखिए, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हिंदी में इसको गौरवशाली क्रांति बोला जाता है, 1688 में हुआ था। ये सन जरूर याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। और गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में ही हुआ था। ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन याद रखिएगा, बिहार पुलिस में 2-3 बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए, बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो ये अमेरिकी क्रांति से, और बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 की है। ये सन जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, यहाँ मिलान करना है। पायराइट का क्या हो जाएगा? तो देखिए, पायराइट का आपका हो जाएगा रोहतास, यूरेनियम का आपका हो जाएगा गया, गैलेना का आपका हो जाएगा बांका, और एस्बेस्टस का मुंगेर, सोना का जमुई। ये सब याद ही होगा आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ABDC, ठीक है ना, ABD और C। कहाँ पर दिया गया? ABDC, ABDC यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछा गया है, कब हुई थी? तो बिहार में कब हुई थी फ्रेंड्स? 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 12 जून 1857, ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फणींद्रनाथ घोष थे, याद रखिएगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद देखिए, यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इनका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट आप लोग लगा लीजिएगा और प्रयास करिएगा, खुद से आप बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, 93 का मैंने 37 वर्ष बताया, इसका 565 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, 96 का ऑप्शन नंबर B। और तब तक आप लोग मैथ को छोड़ करके अपना स्कोर बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए, 98 का हो जाएगा 22, 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, और 100 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक कर दीजिए, एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।